हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है, उन तमाम प्रश्नों का कलेक्शन आज हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी, यह एक शुभ दिन था। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है ए 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ, बी 371 अनुच्छेद 21 भाग एवं 11 अनुसूचियाँ, और सी 372 अनुच्छेद 20 भाग एवं 7 अनुसूचियाँ, और डी 381 अनुच्छेद 23 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, यदि हम लोग इसका व्याख्या देख लें तो भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल संविधान के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। तो इसका सही आंसर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में 300 आर्टिकल्स हैं, बी 350 आर्टिकल्स हैं, सी 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं, और डी 500 आर्टिकल्स है। तो उसका सही आंसर होगा सी, यानी 400 से अधिक आर्टिकल्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संघ सूची में कितनी विषय है, राज्य सूची में कितनी विषय है, समवर्ती सूची में कितनी विषय हैं। तो इसका सही मिलान क्या होगा? इसका मिलान हो जाएगा बी, यानी संघ सूची में 97, राज्य सूची में आपका 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, इसमें सही शब्दों का विचारानुसार क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसका सबसे पहले ए आंसर होगा, यानी सबसे पहले सी होगा, यानी सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 46वां संशोधन और डी 74वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 42वां संविधान संशोधन। यानी 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में भारतीय संविधान संशोधन की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ए साधारण, 2/3, 3/3, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा साधारण। यानी नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जा सकती, नहीं जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार यानी नए राज्य यदि बनाना हो तो साधारण बहुमत ही काफ़ी होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो ए है, 1 नंबर में देखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी ये 2 नंबर है कानून के समक्ष क्षमता, 3 नंबर में अल्पसंख्यकों के अधिकार, और 4 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर क्या होगा? यानी 1 और 3 जो है ये क्या होता है? ये उन मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, अल्पसंख्यकों के अधिकार ये नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है।
9 नंबर में देखिएगा, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। ए संविधान का अनुच्छेद 14, बी संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का ए, संविधान का अनुच्छेद 21 और संविधान का अनुच्छेद 25। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी संविधान का अनुच्छेद 19 का 1, ठीक है, 19 का 1 का ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा सुन लेते हैं इसके बारे में डिटेल से कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 का ए के तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010, बी 1 अगस्त 2010, सी 1 अक्टूबर 2010 और डी 1 दिसंबर 2010। तो इसका सही आंसर होगा 1, यानी कि इसका जो है इसका सही आंसर क्या होगा, यानी भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ए 1 अप्रैल 2010, बी 1 अगस्त 2010, सी 1 अक्टूबर 2010 और डी 1 दिसंबर 2010। तो इसका सही आंसर होगा ए 1 अप्रैल 2010। यानी कि जैसे देखिएगा, शिक्षा का अधिकार कानून जो है ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और डी मकान का अधिकार। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 के क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प 1 और सी 2 सही है, यानी कि विकल्प यदि 1 और ये नंबर देखिएगा और सी नंबर देखिएगा, ये दोनों मौलिक अधिकार है, इसलिए ऑप्शन कोई भी हम लोग सही नहीं कर सकते, यानी कि ये और सी दोनों सही है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में कौन से सूचीबद्ध हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड और 4 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 1 और 2, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ए 32वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, सी 15वें संविधान संशोधन और 46वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा बी 42वें संविधान संशोधन। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी मंत्रियों के द्वारा, सी प्रधानमंत्रियों के द्वारा और डी मंत्रिमंडल के द्वारा और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ठीक है। यानी कि इसमें देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये 53 का एक आर्टिकल कहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा,
श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। तो इसका सही आंसर होगा डी, 13वां। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय से केंद्र संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, यानी इसमें साइन हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है 10, 11, 12 और 13। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, 13वां। उसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ए गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिएगा, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सी महान्यायवादी और डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि महान्यायवादी। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? महान्यायवादी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, यानी 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 2 माह, यानी 60 दिन तक यदि लगातार अनुपस्थित रहता है तो वह रिक्त घोषित हो सकता है सीट। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बी 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और सी 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और डी 252 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 250 सदस्य होता है और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं और 238 का चुनाव होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, बी प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, सी प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है और डी समाप्त होने का विषय नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, किस सभा का अध्यक्ष उसके सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और डी विधान परिषद। तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा, यानी राज्यसभा का सदस्य जो होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। इसलिए कि उसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, और सी है लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, और डी राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा में लौटा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, जो गलत है। यानी धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक हमेशा कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, धन विधेयक पेश किया जाता है, जैसे इसका आ गया, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ए नंबर ही इसका सही आंसर है। ठीक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। चलिए 29 नंबर का सवाल देखिएगा, लेखा अनुदान बना होता है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, सी बजट पारित लंबित होने के कारण, निधि आवंटन हेतु है, उसके बाद डी बजट के लिए, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, बजट पारित लंबित होने के कारण, निधि आवंटन हेतु। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, सी संसदीय मामलों के मंत्री को, डी भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा के स्पीकर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोक लेखा समिति जो होता है अपनी रिपोर्ट किसको पेश करता है? ये लोकसभा के अध्यक्ष को पेश करता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बी सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है,
जिसमें अपील की जा सकती है। सी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। और डी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री का सचिव, डी मुख्य सचिव। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। ए राष्ट्रपति को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, डी राज्य के राज्यपाल को। तो इसका सही आंसर होगा ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। ए न्यायमूर्ति भगवती, बी श्री राजीव गांधी, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डी प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी यानी APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? APJ अब्दुल कलाम। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया था। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाके तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायाधीशों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। ठीक है, इसलिए मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352, 370, 371 और 395। तो उसका सही आंसर होगा ए 352। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। 57वें संविधान संशोधन, बी 61वें संविधान संशोधन और सी इसका होगा सी कितना है 61वें संविधान संशोधन और डी 65वें संविधान संशोधन 1990। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी 61वें संविधान संशोधन 1989। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या 16, 17, 18 और 20। तो इसका सही आंसर होगा ये 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान समय में अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं सही आंसर। ये अगला प्रश्न, CDP एवं NDS के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, डी ग्राम नगर संबंध समिति। इसका सही आंसर होगा ए बलवंत राय मेहता समिति। ये त्रिस्तरीय पंचायत का सिफारिश करता है, जबकि अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? ये त्वरित निर्णय, बी लचीलापन, सी बड़े देशों के लिए आदर्श और डी कानून की एकरूपता। तो उसका सही आंसर होगा सी बड़े देशों के लिए आदर्श। ठीक है, उसके बाद देखिएगा विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ए सी राजगोपालाचारी, बी JB कृपलानी, सी बलवंत राय मेहता और डी अशोक मेहता। तो उसका सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता। इसका सही आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की। ए पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, बी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, सी पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार और डी पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। तो इसका सही आंसर होगा द्विस्तरीय सरकार। पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने किया था और ये कब किया था? ये 1977 ईस्वी में किया था और इसका रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी 1978 ईस्वी में। ठीक है,
नेक्स्ट देखिएगा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है परामर्शदात्री निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, डी सी है परामर्शीय समिति, डी पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल एक सलाहकार निकाय है, एक सलाहकार समिति है, बी समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, डी प्रशासनिक पदाधिकारी। तो इसका सही आंसर होगा डी प्रशासनिक प्राधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति के सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 1206। इसका सही आंसर कितना होगा? 1206 होगा। यानी 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, चीन और ग्रेट ब्रिटेन। तो इसमें सही आंसर होगा ए, जर्मनी इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन ये अस्थायी सदस्य हैं, और 10 अस्थायी है जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। और ये भी बात आप जान लीजिए, भारत वर्तमान समय में इसका अस्थायी सदस्य बना है, 8वीं बार बना है। कैवीं बार? 8वीं बार। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है महिला अधिकारों के संरक्षण से, मानव अधिकारों के संरक्षण से, सी अस्पृश्यता के उन्मूलन से, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, मानव अधिकारों के संरक्षण से। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लें। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बैनेसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बैनेसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चीन के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? चाइना न्यूज, चाइना टाइम्स, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, न्यू चाइना रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर होगा न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। ठीक है, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, जिसे सिंहुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं, चीन की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी इटली और डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा ए फ्रांस। यानी येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? ए त्रिवेंद्रम, बी अहमदाबाद, सी बंगलुरु और डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा सी बंगलुरु। यानी भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1987 में बंगलुरु में की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? ए 1965, बी 1970, सी 1910 और डी 1950। तो इसका सही आंसर होगा ए 1965। यानी बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को और डी 15 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर होगा ए 15 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है ए 26 अक्टूबर, बी 26 नवंबर, सी 26 जनवरी, डी 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर होगा बी 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए, 26 जनवरी 1950 से संविधान प्रभावी हुआ था। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। और लेकिन संविधान बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर को ही, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, 54 नंबर, ये कह रहा है क्या भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, सी
गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी संविधान सभा द्वारा। ठीक है, 54 नंबर हो गया। 55 नंबर देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। बी यानी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। और सी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। और डी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने या बदलने का अधिकार है। और डी यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका सही आंसर होगा सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ए संघीय, बी एकात्मक, सी संसदीय और डी प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। तो इसका सही आंसर होगा प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा डी दल बदल विरोधी कानून से। किससे है? दल बदल विरोधी कानून से है। नेक्स्ट देखिएगा, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर होगा सी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा डी भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद देखिए, नागरिकता कानून कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020। तो इसका सही आंसर होगा 11 दिसंबर 2019। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ये यानी सभी के लिए का एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। इसका सही आंसर होगा ये 66वीं बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ए होगा भारत के सभी न्यायालयों को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को, डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर होगा डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी 12 से 35 अनुच्छेद के बीच। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 19। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ये इसका सही आंसर होगा बी संपत्ति का अधिकार एक मूलभूत अधिकार नहीं है, अभी एक कानूनी अधिकार है और इसका जिक्र आर्टिकल 300 का क में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो इसका सही आंसर होगा डी अधिकार परीक्षा को क्या कहा जाता है? पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। यानी पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है? अधिकार परीक्षा, इंग्लिश में बोलते हैं क्यू वारंटो को अधिकार परीक्षा कहा जाता है। ठीक है, यानी पोस्टमार्टम भी इसी को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ये नंबर सही है। ठीक है, 70 हो गया। 71 देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर होगा सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चूंकि 36 से 51 तक है तो इसका जिक्र 40 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका सही आंसर होगा सी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है।
उसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 40वें संविधान संशोधन, 43वें, 42वें, 39वें। तो इसका सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। नेक्स्ट देखिएगा 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो बी नंबर, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मौलिक कर्तव्य, ये हम लोग पढ़ चुके। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार कर्तव्य जैसा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके। ठीक है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में वोट दे सकता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, संसद का हिस्सा होता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, सी आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। 53, देखिए इसका आंसर कोई भी ऑप्शन में सही नहीं है। अनुच्छेद 55 का 3 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। अतः विकल्प बी और सी दोनों सही है। विकल्प बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट देखिएगा अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा केंद्र सरकार में उच्च नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय संविधान में केंद्र सरकार के अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? सी, यानी गवर्नर। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो इसका सही आंसर होगा बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ठीक है। चलिए आज हम लोग यहाँ पर कुल 85 प्रश्नों को देखे हैं। ये पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये ऑलरेडी 38वीं से 66वीं बीपीएससी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है। निश्चित रूप से आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए, फिर इसमें कहीं भी कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार आप हमारे वीडियो में यदि नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँचता रहे। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।